नमस्कार, देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एक बार फिर से चीन ने भारत पर टेढ़ी नजर डाली है। दरअसल इस बार तिब्बत से ये नजर डाली गई है। ब्रह्मपुत्र पर बांध के बाद चीन अब अपने अधिकार क्षेत्र वाले तिब्बत में रेल लाइन बिछा रहा है और ये तब हो रहा है जब भारत और चीन के बीच हाल के दिनों में अपने संबंधों में सुधार किया है। मगर चीन गुपचुप तरीके से भारत की सीमा से सटे इलाकों में रेल, एयरपोर्ट और सड़कें बना रहा है। हाल ही में चीन के तिब्बत में शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी रेल संपर्क योजना और इस परियोजना है, और बता दें आपको कि जो शीजियांग को तिब्बत से जोड़ती है, ये रेल अक्साई चीन से होकर गुजरती है, जो भारत के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा के कुछ हिस्सों के पास से गुजर रही है। लगभग 5000 किलोमीटर लंबा चीन के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम के बीच 2000 किलोमीटर का एक रणनीतिक गलियारा बनाएगा। बता दें आपको कि भारत के लिए इसका मतलब है कि ये सीमा से ज़्यादा दूर नहीं होगी और संवेदनशील इलाकों से होकर गुजरने वाली एक सीधी रेल लाइन होगी। इस रेलवे लाइन से चीन को आर्थिक से ज़्यादा सैन्य फायदा होगा। ये भारत के लिए खतरे की घंटी है और एक एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि जो ये लाइन बिछाई जा रही है, ये जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि भारत के लिए आने वाले वक्त में अच्छे संदेश और अच्छे संकेत नहीं हैं। और चीन की इस रेल परियोजना से भारत और चीन संबंधों में किस तरह का बदलाव आएगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्या इससे भारत को सतर्क रहने की आवश्यकता है, ये भी एक अहम सवाल है। और सवाल इस बात को लेकर भी है कि चीन किस तरीके से सामरिक मंसूबे बना रहा है और भारत को क्या क्या इससे नुकसान हो सकता है। क्या चीन की योजना पाकिस्तान से मिलकर भारत पर हमला करने की है? इस घेराबंदी को कैसे भारत काउंटर कर सकता है? इन तमाम सवालों के आज जवाब लेने की हम कोशिश करेंगे। और इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ करोड़ी सिंह जी है, विदेशी मामलों के जानकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कर्नल दिनेश शर्मा जी है, जो कि रक्षा विशेषज्ञ है। दिनेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत हम कर्नल दिनेश शर्मा जी आपके साथ ही करते हैं। सर, चीन ने एक बार फिर जो हरकत की है, इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि चीन की तरफ से लगातार इस तरह की चीज़ें करते रहे हैं चीन की तरफ से, क्योंकि चीन जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद भी एक बार फिर से इस तरह की हरकत करना, और वो भी तब जब हम सुधार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, संबंधों में सुधार हो रहा है, तब ये जो कोशिशें चीन की तरफ से की जा रही है, क्या बताती है, क्या जताती है? नेहा जी, चीन जो है समय समय के ऊपर अपने स्ट्रेटेजिक और आर्थिक हितों के लिए जो है स्ट्रक्चर तैयार करता है। हाल ही के अंदर हाँ। जैसा आपने बताया, ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर है, और अब ये जो है ये रेलवे लाइन जो बिछाई जा रही है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, ये रेलवे लाइन जो बना रहे हैं, ये शिनजियांग से लेके और तिब्बत के अंदर जो बना रहे हैं, ये कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है। इसकी नींव जो है 2008 के अंदर रखी थी और बाद के अंदर जो है अब इन्होंने जो है फाइनल अनाउंसमेंट की है कि हम इसको करेंगे। तो हम इसको तीन पहलुओं के अंदर इस आपके सवाल का जवाब मैं देता हूँ। पहला तो ये कारण है कि वो इस तिब्बत और शिनजियांग प्रोविंस के अंदर इतनी लंबी रेलवे लाइन क्यों बना रहा है, उसके क्या कारण है। पहला कारण तो ये है कि रैपिड मूवमेंट ऑफ सैनिकों का और युद्ध से साजो सामान का जो है वो बहुत जल्दी से जो है कम समय के अंदर जो है मूवमेंट कर सकता है। दूसरा, वो जो है जो शिनजियांग तिब्बत के अंदर जितने भी उनके मिनरल्स वगैरह या रिसोर्सेज हैं, उनको जो है वो इंडस्ट्रियल अपने कॉम्प्लेक्स के अंदर लेके आ सकता है, जल्दी से ला सकता। तथा चाइना चाहता है कि जो उसके सीमावर्ती इलाके हैं जो अस्थिर है, जहाँ जिनके अंदर कभी प्रॉब्लम आ जाती है, चाहे वो तिब्बत है, जहाँ अन्य शिनजियांग प्रोविंस है जहाँ पे उइगर मुस्लिम्स की ज्यादा पॉपुलेशन है, उस इलाके के अंदर अपने राष्ट्रवाद की और पकड़ को मजबूत करना है। ये एक इनके आपस के हैं।
और दूसरा जो है आप इसको एक इस नजर से भी देख सकते हैं कि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी एक प्रकार से हिस्सा हो सकता है, क्योंकि चाइना की अल्टीमेट मकसद जो है कि शॉर्टेस्ट रूट से जो है पाकिस्तान होके मिडिल ईस्ट और यूरोप के अंदर जाना, ये उसका एक आर्थिक रीजन आ जाता है। अब इससे जो है चाइना को ये रेलवे लाइन बनाने के क्या फायदे हैं, जैसा मैंने बताया सैन्य लाभ हो सकता है कि आप अपनी फौज को जो है डायरेक्टली बहुत कम समय के अंदर एक रीजन से दूसरे रीजन के अंदर मूव कर सकते हैं। आपको आर्थिक लाभ आ जाता कि सिंजियांग तिब्बत के अंदर जितने संसाधन है, जितने खनिज पदार्थ है, उनको जल्दी से जल्दी जो है इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के अंदर लाया जाता है। तीसरा जो है राजनीतिक लाभ हो जाते हैं, सीमावर्ती इलाके के अंदर राष्ट्रवाद को और मजबूती का संदेश देते हैं। डिप्लोमेटिक लाभ ये होता कि एशिया में उसकी अपनी पकड़ मजबूत करके भारत को वो रणनीतिक रूप से घेरने की कोशिश कर सकता है, जैसे इन्होंने रूट बनाया है लासा जो कि तिब्बत की कैपिटल से लेके सिंजियांग और उसके बीच में आने वाले जो है मुख्य शहर हैं, और फाइनली जो है ये टर्मिनेट हो जाता है कासगढ़ में। कासगढ़ वो इलाका है जहां से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चला जाता है। अब बात कर लेते हैं भारत के लिए क्या चिंता का विषय है। भारत के लिए बहुत ज्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि ये जो रेलवे लाइन है ये हमारे लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बहुत नजदीक से जाती है। अगर इतनी रेलवे लाइन इतने नजदीक से जाती है तो सीमावर्ती इलाकों के अंदर एक प्रकार का तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। दूसरा जो है चाइना को एक एडवांटेज हो जाती है कि वहां लोकल लेवल के ऊपर जो है इंटेलिजेंस गैदरिंग करने का उसको फायदा मिल जाता है। और आने वाले दिनों में, जैसा कि आपने भी अपनी चिंता जाहिर की है, कि आने वाले दिनों में चाइना और पाकिस्तान आपस में मिलकर भारत को घेरने की कोशिश कर सकते हैं। अब फाइनल सवाल आ जाता है, फाइनल क्वेश्चन आ जाता है कि भारत को क्या करना चाहिए। तो भारत को इस समय जो है अपना जितना भी बॉर्डर के ऊपर जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो सुरंग बनाना है, चाहे आपने रोड बनाने हैं, चाहे रेलवे लाइन बनानी है, तो उसको जो है वॉर फुटिंग के ऊपर और भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो है अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और सिक्किम के अंदर हमारी फोर्सेस को जो है रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा और उनको बेहतर से बेहतर जो है आपको इक्विपमेंट और वॉर मटेरियल प्रोवाइड करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आर्मी को भी जो है अपनी रीओरिएंटेशन इन माउंटेन वारफेयर के लिए उसको और तैयारी करनी पड़ेगी। तथा इसके साथ साथ जो है भारत जो है जो डिप्लोमेटिकली जो है वो क्वाड के अंदर जो है उनका अच्छे से उसको ज्यादा डेवलप किया जा सकता है, उसके अंदर से ज्यादा कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन हो सकता है। भारत को भी अपना सैटेलाइट और इंटेलिजेंस सिस्टम से जो है इस इलाके के ऊपर नजर रखने की जरूरत है। और इसके साथ साथ जो है कि भारत जो अपने पड़ोसी देश हैं उनके साथ अपना डिप्लोमेसी के द्वारा जो है उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश कर सकते हैं। तो फिलहाल तो यही इन्हीं विषयों के ऊपर जहाँ यही एक एक्शन है जो कि भारत जो है इमीडिएटली ले सकता है। जी नेहा जी। ठीक है करोड़ी जी, देखिए तिब्बत में रेल लाइन बिछा रहा है चीन, और सवाल इस बात को लेकर भी है कि ड्रैगन का आखिर क्या प्लान है, क्या वजह है कि किस वजह से ये रेल लाइन बिछाई जा रही है। हालांकि जिस बात का जिक्र अभी दिनेश जी कर रहे थे तो पहले से चल रहा है, उसको आगे बढ़ाने का काम अब चीन अब कर रहा है, लेकिन एलएसी के करीब इस लाइन को बिछाने का मतलब क्या है चीन की, और क्या पाकिस्तान की ये नापाक जोड़ी बनेगी, और ये भारत के लिए कितना सतर्क रहने की जरूरत है। देखिए नेहा, चीन अपने क्षेत्र में कोई रोड बना रहा है, रेलवे लाइन बना रहा है, तो ये चीन का सोवरेन राइट है। लेकिन निश्चित रूप से पड़ोसी देश भारत है जिससे रिश्ते अच्छे नहीं है, उस पे कोई न कोई प्रभाव उसका पड़ता है। ये दो प्रोजेक्ट हैं, एक तो जिंगजियांग से तिब्बत तक का रेलवे लाइन का जो अभी डायरेक्ट सीपेक का पार्ट नहीं है, दूसरा है शीजियांग से लेके गवादर तक का पार्ट है, वो सीपेक का पार्ट है। वो दोनों अलग अलग हैं। तो इस दोनों में ही चीन के उद्देश्य हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं।
एक तो उनका है रणनीतिक है ही, जिससे भारत प्रभावित होता है, इसके साथ साथ आर्थिक और व्यापारिक भी है, क्योंकि जहां से रेलवे लाइन निकलेगा उस एरिया का निश्चित रूप से विकास होगा, व्यापार सुगम होगा और चीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी अपना व्यापार आगे बढ़ा पाएगा, क्योंकि चीन की जिस तरह की रणनीति है ग्लोबल लेवल की, देखिए चीन समुद्र में मलक्का स्टेट का विकल्प निकाल रहा है कंबोडिया और थाईलैंड को जोड़ने के लिए। इसी तरह लेटिन अमेरिका में पेरू और ब्राजील को जोड़ने के लिए बाई ओशियनिक रेलवे लाइन बिछा रहा है बहुत बड़ी, तो पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन को जोड़ रही है, जो पनामा का अल्टरनेटिव है, जहां अमेरिका कहीं कंटेन कर सकता है। इसी तरह से चाइना जो दूसरे अपने बेल्ट एंड रोड के प्रोजेक्ट हैं वो बहुत ही एफिशिएंटली और एक्सपीडियसली लागू कर रहा है। भारत को चाइना से एक तो ये सीखना चाहिए कि भारत का जो एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर का प्रोजेक्ट था वो बेल्ट एंड रोड से पहले का प्रोजेक्ट है, उसको हम कहीं टेकअप नहीं कर पाए, आगे नहीं बढ़ा पाए। इसी तरह से इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है वो इतना फास्ट तरीके से ग्रो नहीं हुआ, और अभी रिसेंटली जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप का जो कॉरिडोर की बात थी वो भी आगे नहीं बढ़ रहा है। तो हमें चीन से ये सीखना चाहिए कि किस तरह से एक्सपीडियसली कुछ किया जाए, और चीन ही नहीं, देखिए चीन ने जिस तरह से बेल्ट एंड रोड डेवलप किया है, अमेरिका का बाइडेन के टाइम था बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते थे, अभी तक उसका पता नहीं है। इसी तरह यूरोपियन कंट्रीज का था ग्लोबल गेटवे इनिशिएटिव, उसका कहीं पता नहीं है। तो दूसरे देश नहीं कर रहे हैं, चाइना कर रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि चाइना गलत है, ट्रेड भी तो बढ़ेगा ना उससे। हाँ, जो ये तिब्बत और जिनजियांग वाला है इसमें भारत का रणनीतिक इंटरेस्ट है, चीन से रिश्ते अच्छे नहीं है, तो हमें भी अपना जो अपनी साइड का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके पैरेलल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपीडियसली बनाना चाहिए, और दूसरा सर्विलेंस मैकेनिज्म है उसको हमें चाइना से कंपेटेबल बना के उसी लेवल पे लाना चाहिए। चाइना का केवल रेलवे ही नहीं है, रोड ही नहीं है, उनका सर्विलेंस मैकेनिज्म भी हमारे से मुझे लगता है कि कहीं ज्यादा मजबूत है। देखिए अभी तो इस प्रोजेक्ट में टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत से पुल बनेंगे, बहुत सी सुरंगें बनेंगी, लेकिन इस तरह का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, निश्चित रूप से चाइना को आर्थिक फायदा होगा, व्यापारिक फायदा होगा, रणनीतिक फायदा होगा। भारत इसको कैसे काउंटर करे इसके बारे में सोचना चाहिए, और जब ये ग्वादर जिंजियांग से लिंक हो जाएगा तो ये बहुत बड़ा एक रूट हो जाएगा जिसमें भारत के सामरिक हित नहीं, सुरक्षा संबंधी हित भी इन्वॉल्व है, क्योंकि जो ग्वादर से जिंजियांग वाला है वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और दूसरे पार्ट से गुजरता है पाकिस्तान से, इसलिए भारत का हित प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होगा, लेकिन हम रोक नहीं सकते ने, हम उसके बारे में मंथन करके हमारे को कैसे मजबूत करें इस पे हमें फोकस करना चाहिए। और चाइना जिस स्पीड से बना रहा है, क्या हम भी उस स्पीड पे उसे बना सकते हैं और किस रूप में बना सकते हैं, हमें उस पे मंथन करना चाहिए। जी न्याज। दिनेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ करोड़ी जी भी। दिनेश जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ, भारत को क्या इससे नुकसान हो सकता है? आपने चीन की भी बात की थी कि देखिए चीन को क्या फायदा इससे होगा, लेकिन भारत को क्या इससे नुकसान हो सकता है? देखिए भारत को सबसे पहला नुकसान तो ये होगा कि इस रेलवे लाइन जो है वो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र जो है लद्दाख है, फिर उसके बाद सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है, वहां से बिल्कुल ये नजदीक से निकलती है। तो इसका होगा कि सीमावर्ती इलाके में एक प्रकार का तनाव की स्थिति तो बनी रहेगी, क्योंकि चाइना किसी समय भी किसी प्रकार की भी कोई सैनिक कार्रवाई कर सकता है या कुछ इस प्रकार की कार्रवाई कर सकता है जिससे कि हमारे सुरक्षा के हितों के ऊपर खतरा पहुंचे। अभी आप देख लीजिए 3-1 महीने पहले जो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर चाइना ने तकरीबन जो है 25 से 26 गांवों के नाम जो हैं वो चेंज कर दिए थे। तो इस प्रकार की जिस समय हरकतें होती हैं चाइना के द्वारा सीमावर्ती इलाकों में, तो ये एक प्रकार का तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। दूसरा जो हमारे लिए नुकसान की बात है कि अगर कहीं किसी प्रकार का सैनिक
मुकाबला होता है, जब युद्ध की स्थिति बनती है, जब किसी प्रकार की टेंशन होती है, तो चाइना के लिए ये एडवांटेज हो जाएगा कि वो अपने ट्रुप्स को और वॉर मटेरियल को थोड़ा सा रैपिडली जो है मोबाइल मोबिलिटी उसको प्रदान कर सकता है। सेना को या सैनिकों को या बाकी वॉर मटेरियल को एक रीजन से दूसरे रीजन के अंदर पहुंचाने के अंदर उन्हें कम से कम समय लगेगा, क्योंकि उनका मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है बहुत ज्यादा काफी हद तक जो है उन्होंने इम्प्रूव कर लिया है। हमारे बनस्पत जो है, जो हमारा बॉर्डर एरिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है। तीसरा, जो जैसा कि पहले हम कह चुके हैं कि जिस समय अगर ये रेलवे लाइन बन जाती है तो उनके जगह जगह के ऊपर हमारे सीमावर्ती इलाके के आसपास जो है वो अपना इंटेलिजेंस सेटअप को जो है लोकल लेवल के ऊपर, ग्राउंड लेवल के ऊपर जो है उनकी एक्टिविटीज बढ़ जाएगी, जिससे कि हमारे लिए एक सुरक्षा के नजरिए से ये हमारे लिए एक हानिकारक हो सकता है। तीसरा ये है कि जैसे इस रेलवे लाइन के जो हम अपने भाग 1 के अंदर बातचीत कर चुके हैं पिछले भाग के अंदर, उससे जो है चाइना की जो पकड़ है एशिया के अंदर थोड़ी मजबूत होती है और हमारा प्रभाव जो है उसको कम करने की चाइना कोशिश करेगा, क्योंकि वो आर्थिक तौर के ऊपर जो है उसका व्यापार और जिस प्रकार से जो वो हमारे पड़ोसी जो देश हैं उनके अंदर जिस प्रकार से वो अपनी व्यापार की नीतियां बढ़ा रहा है, उन्हें मदद कर रहा है, उनके यहाँ पे व्यापार बढ़ा रहा है, तो बेसिकली चाइना का बेसिक मुद्दा ये है कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो भारत से दूर चले जाएं और उनके इन्फ्लुएंस में आ जाएं। और इसके बाद ये पिछले सेगमेंट में बात कर रहे थे करोड़ी साहब कि हमें चाइना से सीख लेनी चाहिए, मंथन करना चाहिए कि चाइना जो है किस प्रकार तेजी के साथ काम कर लेता है, तो मैं उनकी बात से सहमत हूं। लेकिन इसके साथ हमें भारत की जो है धरातल की स्थिति को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि चाइना के अंदर वहां पर किसी प्रकार का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आप देख लीजिए कि एक पार्टी है जो वो कहेगी वही करेंगे। अगर उन्होंने कहीं पर ये इतनी लंबी 2000 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बना रही है और उन्हें अगर बीच में गांव भी खाली कराने पड़ाएं तो वो विद इन 1 मंथ जो है उन गांव को या उन इलाकों को खाली करा के और इस प्रोजेक्ट को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप भारत की पृष्ठभूमि के अंदर देखें तो भारत सरकार अगर कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाना चाहती है किसी गांव से या किसी किसानों की जमीन को एक्वायर करनी चाहती है, उसी समय लोग जो है वो कोर्ट के अंदर पहुंच जाते हैं और वो केस जो है कोर्ट के अंदर ना जाने कितने सालों के लिए लटक जाता है। तो हमें अपनी वास्तु स्थिति के बारे में भी पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। उन्हीं जो हमारी लिमिटेशंस है उन्हें मद्देनजर रखते हुए फिर भी भारत सरकार को जो है बॉर्डर एरिया के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो वॉर फुटिंग के होनी चाहिए, ताकि हम चीन को काउंटर कर सकें इन केस ऑफ एनी क्राइसिस अगर चाइना सैनिक तौर के ऊपर हमें करता है। जी करोड़ी जी, देखिए एक तरफ हम रिश्तों को बेहतर करने की कोशिशों में लगे हैं तो दूसरी तरफ चीन की यह हरकत भारत और चीन संबंधों में किस तरह से इस परियोजना के बाद बदलाव आता हुआ आप देख रहे हैं संबंधों में? देखिए नेहा, आपने कहा कि चीन ये हरकत कर रहा है। अगर चीन अपने क्षेत्र में विकास कर रहा है तो हम उसको हरकत किस रूप में, ठीक है हमारे सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं, हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, अफेक्ट होते हैं, लेकिन हम चीन को इसके बारे में कैसे कन्विंस करेंगे कि आप ये हरकत कर रहे हो? निश्चित रूप से दिनेश जी ने कहा कि भारत की रिसोर्स कॉन्स्टेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल है, चीन जितना फास्ट भारत नहीं कर सकता, लेकिन इसके अलावा एक दूसरा इम्प्लीकेशंस भी इस रेलवे का है। जो स्वीडन का जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी रिसर्च पॉलिसी इंस्टीट्यूट है, उन्होंने अभी रिपोर्ट दी है और वो इसी को फोकस कर रहे हैं कि इसके बड़े एनवायरमेंटल हैजार्ड्स हैं जो चीन को भी अफेक्ट करेगा और भारत को भी करेगा। तो वो एनवायरमेंटल कंपोनेंट है, उस पे भी चीन को भी ध्यान देना चाहिए और हमें भी ध्यान देना चाहिए। देखिए चीन जिस तरीके से काम कर रहा है, चीन ने बेल्ट एंड रोड को लेके पहली इंटरनेशनल मीटिंग की बीजिंग में 2017 में। लोकल हम जो इंसिडेंट हुआ उससे जस्ट पहले भारत को भी इनवाइट किया, भारत नहीं गया, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज वहां आए और यूरोपियन कंट्रीज ने वहां भी एनवायरमेंटल और सोशल इश्यूज को रेज किया था कि बेल्ट एंड रोड से पूरी दुनिया में जो सोशल डिस्प्लेसमेंट है, सोशल इश्यूज हैं,
वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो उन पे ध्यान देना चाहिए। भारत नहीं गया तो कुछ लोग हैं हमारे साथी, वो डोकलाम और इंडिया का चाइना का इन्विटेशन डिक्लाइन करने में कुछ कोरिलेशन भी डेवलप करते हैं कि इसीलिए डोकलाम हुआ। जो भी स्थिति है उस पर अपन डिबेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस रेलवे को लेके जो इतनी लंबी रेलवे लाइन है उसमें कुछ सोशल और एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन है जो चाइना के लिए है, और एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन है वो भारत के लिए भी है। तो उन पे भी चीन को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पूरे एनवायरमेंटल इश्यूज या सोशल इश्यूज को चीन इग्नोर करके डेवलपमेंट करता है, तो कहीं ह्यूमैनिटेरियन जो कंसिडरेशन है उनको चीन बिल्कुल इग्नोर कर रहा है। हाँ। तो हमें ऐसे ऐसे इश्यूज पे फोकस करना चाहिए, और चाइना को भी ये कहना चाहिए कि देखिए आपके यहाँ ये सोशल इम्प्लीकेशन है, इसके एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन आपके लिए भी हैं, हमारे लिए भी हैं, तो इस तरह की बातचीत तो हो सकती है। लेकिन हम चाइना को ये कहें कि आप क्यों कर रहे हो वहाँ, ये तो नहीं हो सकता। हाँ। तो हमें अपने स्तर पे इसका काउंटर जो मेजर्स हैं वो लेने चाहिए, हमें अपनी स्थिति मजबूत करनी चाहिए, और उसके लिए हमें जो रिसोर्स हैं उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स को भी ध्यान में रखना। इस सब के होते हुए हम कैसे जा सकते हैं, तो भारत के लिए एक कैच 22 की स्थिति तो है, लेकिन भारत को भी करना तो है। चाइना से हमारे उतने कोर्डियल रिलेशन नहीं, एंगेजमेंट अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान से तो हमारी अदावत है, चीन से उस तरह की अदावत नहीं है, लेकिन उतने कोर्डियल भी नहीं है। तो हमें सतर्क रहना चाहिए, अलर्ट होते हुए हमें अपने साइड में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके लिए प्रयास करना चाहिए। और अभी चाइना के विदेश मंत्री जब दिल्ली आए थे तो बातचीत हुई, 2 स्पेशल ग्रुप बने हैं बॉर्डर को लेके, और उसमें एक है वो बॉर्डर मैनेजमेंट का ध्यान देगा, एक जो दूसरा है वो डिमार्केशन का ध्यान देगा। 2 ऐसे वर्किंग ग्रुप बनाने की बात भी सामने आई है। तो हो सकता है कि बॉर्डर पे भविष्य में शांति की स्थापना भी हो और बॉर्डर का डिमार्केशन भी हो जाए, और चाइना की बॉर्डर की समस्या वो हमेशा के लिए रिजोल्व हो जाए। हाँ। लेकिन तत्काल तो नहीं होगी, इट विल टेक टाइम कंज्यूमिंग है। तो नया निश्चित रूप से भारत और चीन के जिस तरह के नजदीके आ रहे हैं, मुझे लगता है कि बॉर्डर का इश्यू रिजोल्व होने के बाद चाइना और भारत के एक दोस्ताना संबंध होगा, और दोनों मिलकर जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं, जो एशियन सेंचुरी की हम बात करते हैं, उसको लीड करेंगे और ग्लोबल चैलेंजेस को दोनों मिलकर फेस करेंगे। मुझे ऐसी संभावनाएं ज्यादा लग रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट की और अदावत की संभावनाएं कम लग रही हैं। जी निहाल। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। संभावनाएं तो बहुत है, लेकिन क्या कुछ निकल के सामने आता है इसके लिए इंतजार करना होगा। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।